नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई के ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। पिछले मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट कराए जो कि आपकी वीडियो वीपीडीयू एग्ज़ाम है जो अभी होने वाला है, तो उसके जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। उम्मीद है आप लोग उन्हें ज़रूर देख रहे होंगे। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे टॉपिक जो हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपको तैयार करवाए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कुल 20 प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि आपके परीक्षा में भी पूछे जाने हैं और इसी तरह का आपका पेपर आने वाला है। तो आप लोग इसे पूरा और ध्यान से ज़रूर देखिएगा, नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ, और अपने आंसर्स भी लगाते रहिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, स श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो मैंने वर्णमाला आपको बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ाई थी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, संघर्षी व्यंजन 4 हैं आपके, और कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष कहें या सघोष कहें एक ही बात है। कभी कभी आपके पास सघोष दिया रहेगा, कभी कभी केवल घोष दिया रहेगा। तो दो तरह के वर्ण होते हैं घोषत्व के आधार पर, ये भी मैंने आपको बताया था। एक सघोष होता है और दूसरा अघोष होता है। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो क्या होता है, अघोष होता है। यानी कि जिसमें कम वायु जो है, कम उच्चारण, मुंह से जो हवा है वो कम निकलती है, तो उसे कहते हैं अघोष। और जिसमें पूरी वायु जो है तेज़ी से निकलती है तो उसे सघोष कहेंगे या घोष कहेंगे। तो देखो, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। तो ये भी आपका दिख रहा होगा, दूसरा वर्ण है, ये भी दूसरा है, और ये पहला वर्ण है। तो ये तीनों ही कट जाएंगे। यहाँ पर ह जो है हमारा सघोष वर्ण कहलाता है। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है हमारा, व्यंजन श का उच्चारण स्थान है। तो देखो, 3 तरह के हमारे स हैं और तीनों स का उच्चारण जो है वो अलग अलग स्थानों से होता है। तो जो सबसे पहले ये वाला जो श आता है इसका उच्चारण होता है तालु से। ठीक है, और जो ये वाला है दूसरे नंबर पर आता है, ये मूर्धा स इसे हम कहते हैं। ठीक है, और जो लास्ट स आता है हमारा वो दंत स कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मूर्धा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो ये हमारा है संयुक्त व्यंजन के, संयुक्त व्यंजन कहें या संयुक्त वर्ण के अंदर आता है। ठीक, 4 ध्वनियाँ इसमें आती थी। कौन कौन सी है मैंने आपको बताया भी था। अक्ष आता है, त्र आता है, ज्ञ आता है, और एक और आता है स्र, जो श्रीमान हम लिखते हैं ना, तो ये श्र। ये 4 ध्वनियाँ जो हैं वो आपके संयुक्त वर्ण कहें या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5वां प्रश्न है हमारा, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो आपको बतानी है इति धन आदि। संधि भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इति धन आदि जो स्वर संधि मैंने आपको पढ़ाई थी, इति धन आदि। तो इसमें कौन सा होगा, इत्यादि में बिल्कुल यण संधि। जहाँ शब्द के आपको बीचों बीच य व दिखे तो सीधे से आपको ट्रिक है, ये मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी। तो ये ट्रिक है पहचान करने की, सीधी सी बात है, आपको यण संधि की पहचान करनी है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वर संधि के अंदर कौन सी संधि है, यण संधि। इसके बाद 5वां हो गया, छठा प्रश्न है हमारा, पवन शब्द में कौन सी संधि है। अब बताइए, पवन, पो धन इन अन जो है इसमें कौन सी होती है, अयादि संधि है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो देखो, नो धन इक, नाविक का क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाविक। नंबर 8वां प्रश्न है हमारा, रजनीश शब्द में कौन सी संधि है। तो रजनीश, रजनी धन ईश। तो जहाँ पर भी ई धन ई जो होता है वो दीर्घ संधि इसमें आप देख पा रहे होंगे। कैसे होगा, रजनी धन ईश। तो
मैंने आपको पढ़ाया भी था। यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है वो क्या है हमारा, रजनी में ई है और इसका पहला वर्ण भी ई है। तो ई और ई मिलाकर हमेशा दीर्घ ही ई प्राप्त इनसे हमें होता है, तो इसलिए इसको दीर्घ संधि के अंदर रखते हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पवित्र शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए पवित्र शब्द जैसे आपने अभी पढ़ा था नाविक शब्द, तो नाविक का नौधन इक हो गया, और पवित्र शब्द इसमें भी आपकी अयादि संधि है। और अयादि संधि आपको पता है कि हमारे स्वर संधि के अंदर 5 संधियाँ आती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्वर संधि के अंदर आता है। अगला हमारा प्रश्न है गौशाला में कौन सा समास है। तो बताइए गौशाला, गाय, गो मतलब होता है गाय, शाला मतलब जहाँ उनके रहने का स्थान होता है, तो गाय के लिए शाला, तो इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा। जिस समास में भी समास आपको कारक चिन्ह आपको जहाँ दिखते हैं, विभक्ति चिन्ह दिखते हैं, वहाँ तत्पुरुष समास होता है, इसकी एक पहचान है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 12वां प्रश्न है हमारा श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है। तो देखिए श्रेष्ठ है जो कवि, तो श्रेष्ठ कवि कोई सा भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जहाँ पे उपमान उपमेय की बात हो रही हो या विशेषण विशेष्य की बात हो रही हो, कवि की विशेषता क्या है कि वो श्रेष्ठ है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास हमेशा होता है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है 13वां अधमरा में कौन सा समास है। तो अधमरा में आप बताइए कौन सा समास है। वीडियो पॉज कीजिए और ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, बताइए कौन सा समास है। तो अधमरा आधा है जो मरा हुआ, तो आधा जो इस तरह के जो उपसर्ग होते हैं जहाँ पर भी, तो वहाँ पे हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। जिस शब्द का जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्यय शब्द में जैसे मैंने आपको बताए भी थे कि वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक का काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। और यहाँ पे अव्ययी जो शब्द है वो है आधा, आधा को हम आधा ही कहेंगे, वो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। तो मरा तो है लेकिन कैसे है, आधा है। तो आधा जो शब्द है वो अव्ययी शब्द है, सदैव एक जैसा रहने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, 14वां हमारा प्रश्न है गजानन में कौन सा समास है। तो गजानन जैसे ही हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा सीधा किसकी छवि बनती है, गणेश की छवि बनती है। तो आपको पता है जहाँ पर भी ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा होता है, बल्कि किसी तीसरे की यहाँ पे विशेषता बताई जाती है। तो जैसे ही हम गजानन शब्द कहते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे किसी तीसरे व्यक्ति की या सीधे डायरेक्टली एक छवि बनती है, किसकी बनती है, गणेश की बनती है, जैसे मैंने बताया। तो ऐसे जहाँ पे भी पद होते हैं जहाँ पे किसी तीसरे की विशेषता बताई जाती है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 15वां जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो। ध्यान से पढ़िए परिभाषा, जब पहला पद जो है संख्यावाची हो और दूसरा पद जो है संज्ञा हो, तब कौन सा समास होगा। तो ऐसे जो पद होते हैं उन्हें हम सीधी सी बात है द्विगु समास कहते हैं। जैसे हम कहते हैं पंचवटी, तो पंचवटी यानी कि पहला पद क्या है, संख्यावाची है, पंच का मतलब 5, ठीक है, वट का मतलब वृक्ष, तो 5 वृक्षों का समूह, तो वहाँ ऐसे शब्दों। दूसरा क्या है, वट मतलब वृक्ष, तो ये संज्ञा शब्द है ना। जैसे हम कहते हैं त्रिवेणी, तो त्रिवेणी, त्रिवेणी भी क्या है, पहला पद आप देख पा रहे होंगे, त्रि का मतलब 3, वेणी मतलब नदी, तो 3 नदियों का संगम या 3 नदियों का समूह जहाँ पे उसे त्रिवेणी कहते हैं। तो पहला पद आप देख पा रहे होंगे संख्यावाची है, वेणी जो है नदी के लिए कहा गया है, तो ये संज्ञा शब्द है। ठीक, तो जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं द्विगु समास। ठीक, इसके बाद अगला हमारा अगला प्रश्न है राम ने रावण को अंततः मार डाला। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है। तो देखो आपको मैंने कारक जैसे पहले भी बताए थे, कर्म कारक का ये चिन्ह हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। तो राम ने, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता राम ने, तो राम जो ने है वो कर्ता कारक है, ठीक है, और क्योंकि आपको को पूछा गया है तो को आपका क्या है, आपका कर्म कारक। ठीक, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। इसके बाद 17वां प्रश्न है हमारा मैं कल सुबह आऊँगा,
इस वाक्य में मैं किस कारक का चिन्ह है? तो देखो, मैं कल सुबह में, इस मैं की बात हो रही है, ठीक है। तो कल सुबह मैं पेपर, तो ये जो होते हैं ये किस कारक के चिन्ह होते हैं? बिल्कुल आप समझ गए होंगे, अधिकरण कारक के जो चिन्ह होते हैं, मैं पेपर जो होते हैं, तो ये अधिकरण कारक के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ जो मैं है वो अधिकरण का हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला 18वां हमारा प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपने देखा होगा दो जगह आपको से कारक चिन्ह दिखता है, एक तो करण कारक में दिखता है और एक अपादान कारक के अंदर आपको ये दिखेगा, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी आपको अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ पे हमेशा अपादान कारक होता है। देखो, गंगा निकल रही है कहाँ से? हिमालय से, और हिमालय से वो क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो जहाँ पर भी इस तरह का भाव होता है वहाँ अपादान, और उसमें जो चिन्ह लगता है से, वो अपादान का चिन्ह होता है, ठीक है। जबकि अगर आपके पास मान लो ऑप्शन में करण भी दिया रहता है, तो वहाँ पे फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको सिर्फ भाव समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है तो सीधी सी बात है, उसमें अपादान कारक आ जाएगा। करण कहाँ होगा? जहाँ पे कोई चीज़ हमसे अलग नहीं हो रही है, बल्कि हमारे कार्य को करने का साधन होती है, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां हमारा प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस कारक में है? अब देखो, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे क्योंकि चारपाई जो शब्द है उसके ठीक बाद आपको एक कारक चिन्ह दिख रहा है, पर चिन्ह, ठीक है। तो पर जो चिन्ह है इसको हम पूरा इस तरह से पढ़ेंगे, चारपाई पर। तो ये पर जो चिन्ह है ये किसका है? अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। मैं पे पर जो है, तो चारपाई पर, तो जो इस तरह के चिन्ह होते हैं वो अधिकरण कारक के होते हैं। तो आपको सीधे से ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे बच्चों बिजली के तार से दूर रहो। इस वाक्य में के कौन सा कारक है? तो देखो, बिजली के ही इस कारक चिन्ह की आपसे बात हो रही है, ठीक है। तो तार का संबंध किससे है? बिजली से, यानी कि तार है लेकिन किस चीज़ का है? बिजली का है। तो जो संबंध बताने का काम करता है हमेशा उसे हम कहते हैं संबंध कारक। बिजली के तार के का की के रा री रे जो थे, तो वो किसके चिन्ह थे? संबंध कारक के थे। तो इसलिए जो के कारक चिन्ह यहाँ दिख पा रहे हैं आप, वो आपका किसका है? संबंध कारक चिन्ह हो जाएगा, ठीक। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। यदि अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस सेशन से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कैसा आपको वीडियो लगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।